ये सोचने का एक तरीके कार्ड है, सोचने का एक वे है, एक क्रिएटिव क्रिएटिव वे है जिससे आप प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हो, क्रिएटिविटी शो करते हो। तो एल्गोरिदम मोस्टली हम जैसे नूहे मखलूक़ात के लिए एक चांद पे जाने का या रॉकेट चांद पे जाने का एक रास्ता है। अगर हम गूगल बाबा जी से पूछते हैं कि एल्गोरिदम क्या होती है, गूगल बाबा जी हमें क्या बताते हैं, देखो ज़रा। तो गूगल बाबा जी कहते हैं कि एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। टास्क आपने कोई एक खास किस्म का काम करना है, तो इंस्ट्रक्शंस को आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। को जब भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स एल्गोरिदम को लफ्ज़ सुनते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी में एज इट इज़ यही रटा, यही गूगल पे हमारे टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, वो यहाँ पे सर्च करते हैं पहले पेज पे। हमने अक्सर हमें जो भी टीचर पढ़ाने आते थे ना यूनिवर्सिटी में, तो उनकी जो स्लाइड प्रिपेयर होती थी ना, हम लोग जब स्लाइड को सर्च करते थे तो गूगल के पहले पेज पे ना दूसरे तीसरे रिजल्ट के अंदर जो डाटा होता था वही उन्होंने पकड़ के तो स्लाइड के अंदर ऐड किया होता है, तो वही एग्जैक्ट वही पढ़ा के चले जाते हैं। जब भी एल्गोरिदम को पढ़ाते हैं तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर आते हैं हमारे पास, कुछ डायग्राम, वेन डायग्राम जैसी कुछ चीज़ें, जिसमें वो फॉर लूप, वाइल लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट को, स्विच स्टेटमेंट को, एक एल्गोरिदम को ना एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सलूशन को एक एल्गोरिथमिक डिज़ाइन में एक डायग्राम बना के हमें शो कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब भी हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें डायग्राम ही बनानी पड़ेगी। ये आपकी क्रिएटिविटी है। नबील भाई की एक देसी एग्जांपल। मेरा नाम नबील है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम आप इस वक्त अपने घर में बैठे हो, आप इस वक्त अपने घर में बैठे हो और आपको एक टास्क प्रोवाइड किया जाता है कि आपने अपने नानों के घर जाना है या फिर यूनिवर्सिटी जाना है या किसी स्पेसिफिक दोस्त के घर में जाना है, किसी फलां पर्सन के घर में जाना है। उस पर्सन का घर दुनिया में किसी भी दूसरी जगह पे हो सकता है। अगर आपको एक वे बता दिया जाए कि आपने घर से निकलना है, मेन रोड पे जाना है, फिर वहाँ से लेफ्ट 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 लेफ्ट, फिर वहाँ से सीधा जाना है, फिर वहाँ से राइट 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 राइट, फिर सीधा जाना है, फिर थोड़ा सा लेफ्ट और एक और लेफ्ट, ये आ गया। तो ये जो रास्ता है कि आपने पहले लेफ्ट 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 लेफ्ट, फिर सीधा जाना है, फिर राइट 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 राइट, फिर सीधा जाना है, फिर एक बार लेफ्ट और एक बार और लेफ्ट। अब ये जो वे है ना, ये आपकी इंस्ट्रक्शन को शो करता है कि आपने पहले ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, फिर इस तरफ की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, फिर ये इंस्ट्रक्शन है, ये आपका पाथ है, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये पाथ उस वक्त है जब आपको पहले से ही बता दिया जाए कि आपका रास्ता ये है। अब मान लो कि आप अपने घर में बैठे हो और आपको बस बताया जाता है कि फलां पर्सन के घर में जाना है और आपको नहीं पता कि उस पर्सन का घर किधर है। वो आप घर से बाहर निकलते हो तो घर के चारों तरफ का जो एरिया है, आपका पाथ राइट साइड से भी निकल सकता है, लेफ्ट साइड से भी निकल सकता है, ऊपर से नीचे से राइट, आप हर तरफ से पाथ है। लेकिन आपको कैसे पता कि आपने यही स्पेसिफिक एक पाथ चूज करना है और आप उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। आपको यहाँ पर क्रिएटिविटी शो करनी पड़ेगी कि आपको वो स्पेसिफिक रास्ता नहीं पता और आपने वो रास्ता भी खुद फाइंड करना है। वो जो इंस्ट्रक्शन है राइट लेफ्ट की, वो भी खुद फाइंड करनी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एल्गोरिदम जो हम वे ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस होती क्या हैं, इस पे मैं एक एग्जांपल ये दूंगा कि मेरे जहन में एक थर्ड सेमेस्टर में एक आइडिया आया। तो मैंने उस वक्त एक रूबिक्स क्यूब गेम खेला करता था। 6 साइड बॉक्स, कलर्ड वाला बॉक्स होता है और हमने उसको अरेंज करके, तो कलर्स को अरेंज करना पड़ता है, तो उसके ऊपर मेरी ग्रिप हो गई थी। मैं 1 से 2 मिनट तक उसको इजीली सॉल्व कर लेता था और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम इतनी याद हो गई थी कि मैं आंख बंद करके सर के ऊपर रख के तो उसको ऐसे सॉल्व कर लेता था। तो रूबिक्स क्यूब पूरा 56 सेकंड में, 55 सेकंड में मैं सॉल्व करता था। मेरे जहन में आया कि मैम बच्चों को ना प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाना चाहिए। उनको एक प्रॉब्लम, उनकी अपनी मर्जी की कोई प्रॉब्लम आए उनके जहन में, उनकी पहले मेंटल अप्रोच चेक करो कि वो किधर तक सोचते हैं।
फिर उनसे पूछो कि आपके लिए जो ड्रीमी किस्म का डिफ़िकल्ट टास्क है वो कौन सा है, फिर उन्हें कहो कि अपना वो टास्क पूरा किस तरह करना, आपने उसका वे भी खुद निकालो। मैंने कहा कि मैम इसको ना, पहला टास्क तो हमारे पास ये है कि हमने इसको स्क्रीन 2D है। अब मुझे उस टाइम तक ये दो चीज़ें आती थी, कुछ चीज़ें इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट, जिसको मैं एक ही खाते में कंसिडर करता हूँ, वो कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। फिर लूपिंग, लूप्स मुझे आ गए हैं, फंक्शन बिल्ड करना आ गए हैं, और मुझे लाइन ड्रॉ करने आ गई है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। मैं कोई भी शेप बना के उसमें कलर फिल्ड कर सकता था सी लैंग्वेज में। तो मैं कोई भी शेप बना के उसमें कलर फिल कर सकता था। तो अब यूज़र इंटरफेस की चीज़ें भी कवर हैं, और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की चीज़ें भी कवर हैं, ऊप वगैरह भी आती है। डाटा स्ट्रक्चर तो हम पढ़ रहे थे, डाटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में हमें ये आया था। 2D ऐप में उस क्यूब को 3D मैंने रोटेट करना है, तो पहली प्रॉब्लम मेरे पास ये थी कि उसको रोटेट करना कैसे है। मैंने चलो लाइन लगा के मैं कलर फिल करके छोटे 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 बॉक्सेस बना भी दूँ, अब क्यूब को मैं रोटेट कैसे करवाऊंगा। अगर जैसे ही क्यूब रोटेट होगा तो क्यूब के साथ साथ वो जो कलर्स हैं जो उसमें मैंने फिल किए हुए हैं, कलर भी रोटेट होंगे। ठीक है, तो अब उसको 3D रोटेट करने के लिए मैंने मेरे जहन में आया कि 2D प्लेन तो हम लोग सिंपल जो ड्रॉ करते हैं, 2D स्केच ड्रॉ कर दिया, बटन ड्रॉ कर दिया, वो चीज़ें 2D हैं। 3D सॉफ्टवेयर एक्चुअली में बिल्ड कैसे हुए हैं, अब मुझे नहीं पता था कि उस वक्त ब्लेंडर वगैरह, थर्ड सेमेस्टर में ब्लेंडर का नहीं पता था। हम मोस्टली स्टूडेंट तो वो 2D एप्लीकेशंस पर ही काम कर रहे थे, वो तो कमांड लाइन इंटरफेस से नहीं थे मूव किए। अब उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि ब्लेंडर वगैरह 3D पे बिल्ड होते हैं, तो मुझे लगा कि 3D भी हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि 3D बनती कैसे है, 3D चीज़ें बिल्ड कैसे हुई होती हैं। तो उसकी एग्जांपल ना मैं एक ग्राफ से दूंगा। तो मैं एक ग्राफ पकड़ लेता हूँ, 3D ग्राफ पकड़ लेता हूँ। ये मैं बाय द वे यूज़ कर रहा हूँ मैक ओएस में। हमारे पास यहाँ पे ग्राफर एक प्रोवाइड किया जाता है ये, तो विंडोज़ में भी होगा। तो कोई भी ग्राफ की एप्लीकेशन मैंने पकड़ ली है। इस ग्राफ की एप्लीकेशन में मैंने इसको फर्स्ट या सेकंड ईयर में एलिप्स और सर्कल के बारे में पढ़ा था कि एलिप्स और सर्कल क्या होते हैं। तो अब 2D लिप्स और सर्कल को लेकर मेरे जहन में आया कि लिप्स और सर्कल, इनका 2D और 3D के साथ ना कोई लिंक बनता है। लिप्स और सर्कल का 2D और 3D में कोई लिंक बनता है। ये प्रॉब्लम का सलूशन मेरे जहन में अचानक ऐसे ही क्लिक किया कि हमने 3D में कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कैसे करना है, 3D में बनाना कैसे है। विजुअल तौर पे वो स्क्रीन तो है 2D, अभी ये जो बॉक्स रोटेट हो रहा है ये 2D है, लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, पहला फ्रेम रिमूव होता है, न्यू फ्रेम बिल्ड होता है। अब आप ये एक इसकी आपने लोकेशन चेंज किया तो एक प्रीवियस फ्रेम रिमूव होता है, न्यू फ्रेम बनता है। वो पिक्सल्स आपस में कलर चेंज करते हैं, नई लाइंस ड्रॉ होती हैं, और आपको लगता है 3D है, एक्चुअली में वो है 2D है। बस कुछ मैथमेटिकली इस तरह के एक्शन परफॉर्म करवाए गए हैं कि ये आपको विजुअली तौर पे 3D नज़र आ रहा है। ओरिजिनल 3D तो वो होता है ना कि आप एक खिड़की से बाहर व्यू कर रहे हो, और अगर आप थोड़ा सा राइट होकर देखते हो तो चीज़ का जो डायमेंशन है चेंज होती है, तो आपको उसकी थिकनेस साइड से नज़र आती है। अगर लेकिन ये स्क्रीन ऐसी चीज़ है कि अगर ये 3D है ना, आप इस तरफ से देखो, इस तरफ से देखो, हर तरफ से इसने उसी तरह के नज़र आना है। 3D चीज़ अगर यहाँ से जैसी नज़र आ रही है, आप इस साइड से उसको देखोगे ना, थोड़ा सा इस तरफ रोटेट होगी, इधर से देखोगे तो यहाँ से थोड़ी थिक नज़र आएगी। इसमें तो वो चीज़ें इस तरह नहीं है, ये ओरिजिनल में है 2D है, लेकिन जो स्क्रीन पे बॉक्स है सिर्फ इसके अंदर 3D की फेकनेस को ऐड करने के लिए कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेशंस की गई हैं। अब मैं सर्कल और एलिप्स के बारे में बात करता हूँ कि मैंने क्यूब एक रोटेट करवाना है, मैंने बिल्ड करना है क्यूब। तो मैं किस तरह करूँगा, एक सर्कल मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0।
ये हो गया एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, फिर जी के ऊपर इन्फिनिटी है, जी को भी मैं स्क्वेयर करता हूँ और इक्वल टू 1 पे रखता हूँ, जी को भी किया स्क्वेयर और ये अब ये बन गया कम्प्लीटली एक सर्कल, एक स्फेयर। और मैं इसको यहाँ पे 100 का साइज देता हूँ, 100 ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा किया, ये हो गया। अब ये बन गया एक कम्प्लीटली सर्कल, ठीक है। अब मैंने इसको एक साइड से थोड़ा सा थिक, ये ज़्यादा थिक है, एक साइड से ठीक है, पतला हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। इसको मैं यहाँ से इसके लिए क्या हुआ, वापस क्यों आए हो? ओके, एक के साथ किया, 20 के साथ किया, ओके 100 के साथ, ये हो गया बिल्कुल ही फ्लैट। और फ्लैट करना है इसको, मैं 1000 कर देता हूँ। ये चलो जी, ये सर्कल अब फ्लैट हो गया। अब ये सर्कल अगर मैं इसको फ्रंट एंड से देखता हूँ बिल्कुल वर्टिकली, अब ये जो एरो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो फ्रंट साइड पे ये जो एरो है, ये वाला, ये एरो, इसको समझ लो कि ये आपकी आई की लोकेशन है। तो अगर मैं सर्कल को बिल्कुल फ्रंट से व्यू करता हूँ, बिल्कुल सामने से, मेरे सामने सर्कल है और मैं उसको सामने से व्यू करता हूँ डायरेक्टली, तो एक सर्कल नज़र आता है। लेकिन अगर मैं उस चीज़ को, वो बिल्कुल मेरे सामने है और मैं उसको थोड़ा सा, ये आपके सामने बिल्कुल आप वर्टिकल देख रहे हो तो आपको ये रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपकी तरफ, जिस एक्सिस पे आपकी आई है, यहाँ से आप इसको डायरेक्टली देख रहे हो, तो मैं इसको थोड़ा सा अगर रोटेट करता हूँ इस तरह बुक को इस तरह थोड़ा सा, तो इसका जो वर्टिकली साइज़ है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ये देखो, अब मैंने इसको इस तरह नीचे की तरफ, मेरी आई तो उस तरफ एरो नीचे जा रहा है लेकिन मेरी आंख अभी भी सामने की तरफ से इसको देख रही है। तो सर्कल को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो बॉक्स तो सामने से नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये सर्कल जोन सा है, ये मुझे एक लिप्स की शेप प्रोवाइड कर रहा है कि ये सर्कल आस्ता आस्ता एक लिप्स बनता जा रहा है। इसकी हॉरिजॉन्टल जो साइज़ है वो उतना ही है लेकिन वर्टिकल साइज़ का कम हो रहा है। तो एक टाइम आएगा कि ये एलिप्स बनते 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 इसका जो हॉरिजॉन्टल साइज़ है, वो वर्टिकल साइज़ है, वो बिल्कुल ही उसकी बॉडी की विड्थ के बराबर हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल साइज़ उसका जो एक्चुअल में है वो वैसा रहेगा। तो ये मुझे लगा कि ये चीज़ें ना, एलिप्स और सर्कल, ये 2D और 3D से मैंने उसको इस तरह से लिंक किया। अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये जो स्टेप ऑफ एल्गोरिदम है, एक स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मैं 2D को 3D में कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2D में 3D में कन्वर्ट करने के लिए मैथमेटिक्स में हमें सर्कल और एलिप्स कैलकुलस के बारे में कुछ हाउ नाउ हो, ये इंटर में मैंने पढ़ा था, तो उसको मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया प्रॉपरली। फिर ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स की जितने भी ऊपर वाले कॉर्नर हैं, चार, ये और ये, इन चारों कॉर्नर को आप समझ लो कि ये चारों कॉर्नर एक तरह से एक सर्कल के अंदर है, इस चारों कॉर्नर एक सर्कल में है। तो अब ये चारों कॉर्नर मान लो, इस तरह मान लो कि ये जो कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर 0 एंगल पे है, ये कॉर्नर 90 के ऊपर वाला कॉर्नर 90 के एंगल पे है, और नीचे वाला जो कॉर्नर है वो ये वाला, ये 180 के एंगल पे है, और ये नीचे वाला कॉर्नर 270 के एंगल पे है। तो ये कॉर्नर एंगल्स के ऊपर अगर आप डिसाइड कर लो 90 डिग्री के एंगल्स पर, और इसको, इसकी मैं विजुअली तौर पे ड्रॉ किस तरह करूँगा इसको, वो मैं कोशिश करता हूँ पेंट से थोड़ा एक्सपेंड कर दूँ। ये रही। हाँ, इसके बाद में हम लोग मूव करते हैं डेस्कटॉप पर। ओके, ये रहा। तो ये बॉक्स रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास,
ये रहा, ओके, ये रेक्टेंगल, ओके। और बैक एंड पे एक इसका बॉक्स, एक ये रहा, ये एक प्रॉपर रेक्टेंगल है। अब मान के चलो कि ये जो ऊपर वाला, ये साइड पे जो ये बॉक्सेस कॉर्नर्स हैं, ये दरअसल एक सर्कल के अंदर हैं। अगर मैं इसको एक सर्कल एज्यूम कर लूँ, इस चीज़ को एक सर्कल में एज्यूम कर लूँ, ये चीज़ भी इस कॉर्नर के साथ टच करती है, इसको एज्यूम कर लो जो सर्कल के अंदर है। और ये कॉर्नर भी मैं समझ लूँ कि ये भी एक सर्कल के अंदर है, ओके। तो ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड, ये मेरे लिए राइट साइड है और ये मेरे लिए लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड के जो कॉर्नर्स हैं, ये वाला और एक ये कॉर्नर, ये एक तरह से एक सर्कल के अंदर 90 डिग्री के एंगल पर मैंने ड्रॉ किए हैं। और दोनों साइड्स मैंने सर्कल 90 डिग्री के एंगल पर, ये 0 डिग्री का एंगल जो 90, जो 180, जो ये वाला 270, और दोनों के रिस्पेक्टिवली दोनों सर्कल एट अ टाइम सेम तरह का फ्रेम रखते हैं और दोनों जो कॉर्नर हैं एट अ टाइम सेम एंगल पर हैं। तो यहाँ से मुझे लगा कि अगर मैं इसको इस तरह बॉक्स को रोटेट करवाऊँगा तो मैंने सिर्फ एंगल्स चेंज करने हैं और ये सर्कल आगे की तरफ मूव होता नज़र आएगा। और इसी तरह इसको मैंने ये व्यू किया कि अब ये सर्कल्स तो वर्टिकली मैंने जो साइड बाय साइड राइट और लेफ़्ट में मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसी तरह मैंने टॉप और बॉटम पर भी एक सर्कल ड्रॉ किया। एक सर्कल मेरा ये रहा, ऊपर वाले 4 कॉर्नर्स, और एक सर्कल मेरा रहा ये नीचे वाले 4 कॉर्नर्स, ओके। ये रहा, तो ये मेरे लिए टॉप है, ओके। येलो कलर अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो मैं येलो से लिख रहा हूँ, और ये मेरे लिए बॉटम। तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने का पर्पज़ यही है कि मैथमेटिकली इसमें मैंने ज्योमेट्री को थोड़ा सा इन्वॉल्व किया और सर्कल्स की बेस पर पहले तो फिर ये एंगल्स को मैंने डिफाइन कैलकुलेट करने की कोशिश की। अब सर्कल पे ये एक सर्कल है, रिमेंबर करो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो हमने मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा था, हमें ये चीज़ें पढ़ाई गई थी, कुछ फार्मूलाज और इक्वेशंस, कुछ चीज़ें ये। हाँ, अगर तो ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस एक स्पेसिफिक रेडियस है और आप एक स्पेसिफिक रेडियस पे अगर यहाँ से टॉप पे आप तकरीबन एक स्पेसिफिक मिलीमीटर में साइज़ को कवर कर लेते हो तो आपका एंगल कितना बनता है, या फिर आप स्पेसिफिक एंगल पे अगर रोटेट करते हो तो ये कितना डिस्टेंस आपका बनता है। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये जो कवर किया है जिसको मैं रेड से शो कर देता हूँ, रेडियस आपका इतना है और आपको पता है सर्कल का रेडियस, आपको पता है रेडियस, आपको पता है, आपको सेंटर का पता है सेंटर मेरा कौन सा है, और आप एक स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट करते हो, एंगल का भी मुझे पता है। तो मैं इस साइड पे जो मेरा साइज़ मिलेगा मुझे, वो साइज़ कितना रहेगा। अब ये सर्कल के बारे में पढ़ा, इसी तरह एलिप्स के बारे में भी यही चीज़ें, जो फार्मूला हैं थोड़ी सी इनमें डिफरेंस है, ये किस तरह परफॉर्म करता है। तो अगर मैं एक चीज़ को सर्कल प्रॉपर सर्कल में रोटेट करवा रहा हूँ और ये पॉइंट्स को मैंने, मेरा सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन था मैंने पॉइंट्स को रोटेट करवाना है, और मेरे पास जो मल्टीपल 8 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कौन सा पॉइंट किस सर्कल में है इसको रोटेट करवाना है मैंने। जैसे पॉइंट रोटेट होगा सर्कल में, तो पॉइंट अगर 30 डिग्री के एंगल में मैं इसको इस तरह रोटेट करवा रहा हूँ, अगर मैं ये पॉइंट्स हैं सर्कल, अगर मैं इसको नीचे की तरफ रोटेट करवाता हूँ तो ये देखो
कॉर्नर वाले पॉइंट्स थोड़े नीचे की तरफ जा रहे हैं और बैक वाले जो पॉइंट हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो ये राइट और लेफ़्ट साइड पे जो सर्कल बिल्ड किए हैं मैंने, वो ये वाले जो इक्वेशंस हैं इसकी सर्कल और एलिप्स की, ये पॉइंट्स फाइंड करने की, तो वो मैंने उसका सलूशन फाइंड किया कि ये इक्वेशन काम किस तरह करती हैं। उनकी हेल्प से मैंने एक प्रॉपर ये क्यूब बिल्ड किया। अब हम चलते हैं विंडोज़ प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि ये तो मैकबुक है, तो जो मैंने ऐप बिल्ड की थी वो तो विंडोज़ से बिल्ड की थी। तो अभी हम विंडो की तरफ मूव करते हैं और फिर मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि वो गेम कौन सी थी जिसको मैंने बिल्ड किया। तो मैं ये ऐप मैंने रखी है रूबिक्स क्यूब थर्ड सेमेस्टर की। ये सेकंड में बिल्ड किया था सॉफ्टवेयर, ये फिफ्थ में, ये सिक्स्थ में एटीएम सिस्टम, फिर बबल शूट गेम ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्ड की थी। फिर कुछ बोट वगैरह के कोड हैं, माई एसक्यूएल सी शार्प, ठीक है। ये रही वो गेम रूबिक्स क्यूब, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। फिर अभी मैं मैक पे हूँ, इसको फिर हम एक्सटर्नल ड्राइव के थ्रू कॉपी करके तो विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे मूव करेंगे। ओके, तो ये एक नया फोल्डर मैं हार्ड ड्राइव में बिल्ड कर लेता हूँ। माई बिल्ड के नाम से ये 8 MB की फाइल, ये मैंने विजुअल स्टूडियो प्लेटफॉर्म के थ्रू बिल्ड किया था। यार पेट में ना कुछ, चलो जी मुबारक हो, अब हम आ गए हैं विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे। तो मैं तो एक प्यारी सी .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल मुझे मिल जाएगी। बाबा जी हमें अभी इशू नज़र आया था कि विंडो एसडी के वर्जन 8.1 वाज नॉट फाउंड। ये रहा कि विंडोज़ एसडी के वर्जन 8.1 वाज नॉट फाउंड। तो हम इसका सलूशन फाइंड करेंगे अभी। एरर को रिजॉल्व करने के दौरान एक और इशू फेस करना पड़ा मुझे, जिसमें प्रोजेक्ट बहुत पुराना है। तो 2010 विजुअल स्टूडियो 2010 पे मैंने ये बिल्ड किया था, उस वक्त आज से 4-5 साल पहले। तो अभी ये इशू आ रहा है कि cl.exe फाइल वाज नॉट लोकेटेड। ओके, ये रहा। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये मैंने इस पर माउस काम नहीं करता, क्योंकि ये C++ पे बिल्डअप की है मैंने बेस। इसके साथ एक टर्मिनल भी मिलेगा हमें, 2 तरह की फाइल्स हैं इसके साथ। एक तो ये फाइल है और उसके साथ एक और फाइल है, वो कमांड लाइन फाइल है, ब्लैक एंड वाइट। सिस्टम थोड़ा सा किधर गई, हाँ ये टर्मिनल है इसका, जो कमांड लाइन इंटरफेस में जो C++ पे जब भी बिल्डअप करते हैं तो ये साथ में आता है। तो उसके साथ एक ये फाइल, तो ये टर्मिनल बेस पे ऐप है। तो ये बटन मैंने खुद ड्रॉ किए हैं, ये C# से बिल्डअप हुए बटन नहीं है, ये C++ पे बिल्डअप किए थे। तो एल्गोरिदम की बेस पे अब आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो कि ये बॉक्स रोटेट कर रहा है ये। और अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब मैथमेटिकली कुछ ड्रॉ करता हूँ, 7 करता हूँ तो जो उस साइड पे जाता है, और 3 करता हूँ तो जो वापस आता है। तो अगर मैं 4 दबाता हूँ ना तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होता है, और अगर मैं 6 दबाता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। अगर मैं S प्रेस करता हूँ तो ये
सबसे लेफ़्ट, डी से ये, एफ से ये वाला बॉक्स। तो अगर मैंने इसका रिवर्स करना है तो शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं एस प्रेस करता हूँ, कैपिटल एस, कैपिटल डी, कैपिटल एफ, स्मॉल डी, स्मॉल एफ, तो इसका रिवर्स शिफ्ट से होगा। और एक्स, सी और आर। इसी तरह फिर अगर मैं एक्स प्रेस करके एस प्रेस करता हूँ तो ये कलर्स चेंज होंगे परफेक्टली, जिस तरह एक रियल क्यूब में चेंज होते हैं। ये देख रहे हो, एक्स प्रेस करके इसको मैं वापस अरेंज करता हूँ। अच्छा, तो अब ये क्यूब को 3D में बिल्डअप करने के लिए जो मैंने एक वे फॉलो किया था एल्गोरिदम का, सॉल्यूशन का, मैं इसलिए कहता हूँ कि एल्गोरिदमिक पोर्शन पे हमें 80% फोकस करना चाहिए और सिंटैक्स वाले पोर्शन पे सिर्फ 20%। उसकी रीज़न ये है कि अब इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए थी ना, इफ़ एल्स, फॉर लूप, वाइल लूप, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई वो, ये सिर्फ 3 फाइल्स पर बेस कर रहा है एप्लीकेशन, जिसमें ये C++ की फाइल्स हैं। ये, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ 3 फाइल्स पे बेस कर रही है एप्लीकेशन। ये मेन फाइल है जो कि हमें C++ में प्रोवाइड की जाती है, ये वॉइड मेन, ये फंक्शन है एक, और ये रही मेन फंक्शन, और इसके अंदर ये स्विच स्टेटमेंट है जिसमें मैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर कुछ लेआउट के लिए मैंने एक फ़ाइल डिज़ाइन की थी जो यहाँ पर ऐप में हमें यूज़र इंटरफेस कुछ नज़र आ रहा है, ये बटन्स हैं कुछ, ये, और ये क्यूब की एक फ़ाइल, सब की सब जो एल्गोरिदम है वो सिर्फ इस एक क्यूब की फ़ाइल के लिए इसमें मैंने एक फंक्शन ऐसा बिल्ड किया कि इसमें मैं पैरामीटर में सिर्फ और सिर्फ ये एक्स, एफ, डी, सी, आर ये मैं प्रोवाइड करूँ, ये अल्फ़ाबेट, और ये क्यूब जो उनसे परफेक्टली रोटेट करे। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैंने ये पूरा क्यूब एज ए यूनिट अगर रोटेट करना है तो ये यूनिट वाइज पे, ये अगर मैं मैथमेटिकली डिजिट्स को यूज़ करता हूँ तो ये कंप्लीट क्यूब एज अ यूनिट रोटेट होता है। ठीक है, इसकी एल्गोरिदम जो वीडियो में मैंने पहले बताई थी, जो कि सर्कल और एलिप्स की जो लॉजिक थी, अब वो फाइंड करने के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ा। तो उसी लॉजिक की बेस पर ये बैकएंड पे ये फ्रेम जनरेट हो रहे हैं। ये जो रेड साइड है, रेड साइड के जो कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, ये चारों कॉर्नर अज्यूम कर लो कि ये एक सर्कल के अंदर है, और हर एक कॉर्नर, ये सर्कल एक स्पेसिफिक सर्कल है जहाँ जो एक एलिप्स की फॉर्म में है, और जो ग्रीन साइड है ये भी एक सर्कल है, ये चारों कॉर्नर भी एक सर्कल की तरह हैं। ये चारों कॉर्नर ना एक सर्कल के अंदर हैं, तो उन सर्कल्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो एक स्पेसिफिक एंगल पे जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपस में लाइन ड्रॉ करके मैंने मर्ज किया हुआ है। और इसी तरह एक बिगर क्यूब के अंदर फर्दर 6 क्यूब तो सबसे टॉप पर हैं, 12, टोटल 18 क्यूब हैं इसमें, छोटे 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 छोटे। जो एक क्यूब है ना, ये तो सिंगल क्यूब है, इसकी टॉप लाइन पर 9 क्यूब्स हैं जो वाइट साइड पे हैं। ठीक है, 9 ऊपर हैं, और उसके नीचे सेकंड रो में भी, ये सेकंड रो में भी 9 क्यूब हैं, और जो नीचे वाली रो है उसमें भी 9 क्यूब्स हैं। अब सेकंड, एक तो पहले ही प्रॉब्लम थी कि इस क्यूब को कम्प्लीटली रोटेट कैसे करना है, उसके लिए जो लॉजिक मैंने प्रीवियसली बताई है उसी लॉजिक के ऊपर ये कंप्लीट बिल्डअप की है। अब जो सेकंड प्रॉब्लम थी कि अब मैंने किसी एक स्पेसिफिक साइड को मूव करना है। अब लॉजिक सेम वैसे ही है, बस जो लॉजिक मैंने प्रीवियसली बिगर क्यूब की शेप में मैंने बिल्डअप की थी कि जब मैं इसको रोटेट करता हूँ बिगर क्यूब को, एक मिनट इसको वापस की, जब मैं इसको बिगर क्यूब को रोटेट करता हूँ तो अब टॉप साइड पे एक सर्कल और सबसे बॉटम पे एक सर्कल, जैसे ये दोनों सर्कल एंगल वाइज रोटेट करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एट द सेम टाइम दोनों के एंगल्स चेंज होते हैं और न्यू पॉइंट्स ड्रॉ होते हैं।
और न्यू पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं और उन नए पॉइंट्स की बेस पर मैं जो लाइंस दोबारा से ड्रॉ करता हूँ और उनके ऊपर कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने सिर्फ एक साइड को रोटेट करना है तो मैंने जो ऊपर वाला सर्कल है वो तो इधर ही रखा, जो वाइट साइड है, और जो सेकंड सर्कल है वो जो सेकंड बॉक्स है, इस सेकंड बॉक्स पे इस जगह पर रखा, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, और प्रीवियस एक लोकेशन है वहाँ पे। तो न्यू पॉइंट्स जैसे मैंने इसको रोटेट किया, ये इसके दो फ्रेम मैंने बिल्ड किए 30-30 डिग्री के एंगल पे इसको मैंने रोटेट किया। न्यू पॉइंट्स मैंने सर्कल के ऊपर एलिप्स पे मैंने न्यू पॉइंट्स फाइंड आउट किए और उन नए पॉइंट्स पर ये लाइंस दोबारा ड्रॉ हो गई। और जब ये शेप चेंज करता है अपनी, तो जो प्रीवियस साइड के जो कलर्स हैं उन कलर्स की कॉम्बिनेशन भी प्रीवियस साइड की, ये इसको एज अ क्या मैथमेटिक्स में एक ट्रायंगल नहीं, मैट्रिक्स की फॉर्म में जो हमने कलर्स को एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया है कि इस साइड पे भी कौन सा कलर है, वो कलर कॉम्बिनेशन जब मैं इस एक स्पेसिफिक साइड को मूव करता हूँ, हर एक कलर कॉम्बिनेशन को बैक एंड पे कोड मैंने प्रोवाइड किया है कि ये बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 2 है, ये बॉक्स नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7, 8, 9, फिर इसी तरह राइट साइड पे, इसी तरह टॉप पे, फिर बैक पे। ठीक है, फिर राइट साइड की बैक पे, फिर बॉटम पे। ये टोटल 6 साइड्स हैं, छः के 6 साइड पे जो जो बॉक्स है, हर एक बॉक्स को एक स्पेसिफिक कोड के थ्रू उसके कलर को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं एक साइड को रोटेट करता हूँ तो मैं सिर्फ उस कोड को इन वेरिएबल्स के साथ रिप्लेस कर देता हूँ क्लॉकवाइज। जो राइट साइड पे कोड हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं इस साइड पे, और जो इस साइड के कोड हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं प्रीवियस वाली साइड पे। तो प्रीवियस वाले साइड के कोड शिफ्ट हो जाते हैं इस दूसरे बैक साइड पे। तो कलर्स को फिर मैं दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ उन कोड्स की बेस पे, जिस बॉक्स के पास जो सा कोड अवेलेबल है उसको मैं वो वाला कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अब ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें हम एल्गोरिदम को फाइंड आउट करते हैं कि पहले तो आप सिंटैक्स आना तो एक छोटी सी बात है कि आपको सिंटैक्स आ गया। उसके बाद जो प्रॉब्लम है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, जो एक पाथ आपने फाइंड आउट करना है, उसमें लॉजिकल और थोड़ी सी काफ़ी लॉजिकल वे है और थोड़ा सा क्रिएटिव रह के सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ सॉल्व कैसे करते हैं हम। तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करती है कि आपका एल्गोरिदमिक जो स्किल है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर थिंकिंग पावर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन सिंटैक्स आपने मेमोराइज कर लिया। देखो जो एल्गोरिदम्स है ना, वो एल्गोरिदम आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है और जो सिंटैक्स है वो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को, मेमोराइजेशन पावर पर डिपेंड करता है। और 90% जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम होते हैं वो डिपेंड करते हैं मेमोराइजेशन पावर के ऊपर। आपने असेंबली लैंग्वेज का या फिर डाटा स्ट्रक्चर का पेपर देना है, आपने ऊप का पेपर दिया, मैथमेटिक्स का कुछ पेपर दे दिए, आपने एमबीए के कुछ पेपर्स दे दिए, आपने मेडिकल के एग्ज़ाम देने हैं। हर एक चीज़, ज़्यादातर चीज़ें मेमोराइजेशन पावर पे बेस करती हैं। जो हमारे एग्ज़ाम भी आते हैं, आपने किसी एक क्वेश्चन का रट्टा लगा लो, वही पेपर में आ जाएगा। आप 100 क्वेश्चंस का रट्टा लगा लो, उसमें से 10 पेपर्स में आ जाएंगे और मेमोराइजेशन पावर की बेस पे बच्चे पास आउट हो जाते हैं। तो अब यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं सिखा सकती कि आपने क्रिएटिव वे में सोचना कैसे है, प्रॉब्लम का सलूशन कैसे फाइंड करना है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो व्हाट इज़ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम वेल व्हाट इज़ एल्गोरिदम इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो ये आपको सिंपल वे में ये कह देता है कि an algorithm is a set of instructions designed to perform a specific task। बस टीचर भी आपको ये पढ़ाएगा और चला जाएगा, एल्गोरिदम पे फोकस नहीं करवाएगा। अब इसको फाइंड करने के लिए, इसकी लॉजिक को फाइंड आउट करने के लिए मुझे जितनी स्ट्रगल करनी पड़ी थी वो मुझे पता है कि मैंने किस तरह फाइंड आउट की थी। अब इस तरह के अगर चिंटू मिंटू किस्म के स्ट्रक्चर हमें बता दिए जाएंगे कि आपने 2 का टेबल प्रिंट करना है और उसकी एल्गोरिदम का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी पर्सन मूव करेगा तो उसको सिर्फ इतना ही, ये एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से तो एल्गोरिदम नहीं आ, ये तो एक लकीर की फकीरी वाला काम है ना। ये काम 80% सॉफ्टवेयर उसमें इस्तेमाल भी नहीं होता।
पाकिस्तान में 80% 80 to 90% सॉफ्टवेयर उसमें ऐसे के काम इस्तेमाल नहीं होते, डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंट्री ये फेसबुक या गूगल में या फिर अमेज़ोन में किसी बहुत मल्टीनेशनल इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर उसमें अगर कोई डेवलपर जाएगा तो वो लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते होंगे डॉक्यूमेंटेशन बना के, डॉक्यूमेंट्री। लेकिन मोस्टली जो हम इस तरह की अब मैं इसकी जो एल्गोरिदम्स हैं पता नहीं मेरे किस रजिस्टर पे पड़ी हुई हैं, 4 साल पहले का ये काम किया हुआ है। तो ये एल्गोरिदम मैंने रजिस्टर के ऊपर रफ फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ रफ फॉर्म में, अगर कोई छोटा प्रोग्राम हो वो तो मैं जहन में सोच के उसकी एल्गोरिदम के उसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने किस वे में बिल्ड करना है, इफ़ फेल्स फॉर लूप वाइल लूप के बारे में बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ इसकी जो सॉल्यूशन मैथमेटिकली और लॉजिकल सॉल्यूशन है, जो मैंने पाथ फाइंड आउट करना है कि मैंने इस ऐप को बिल्ड कैसे करना है। किसी जो ये बटन लगाना ये तो अब एल्गोरिदमिक वे में नहीं आएगा। अब मोस्टली लोग DBMS में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो टेबल्स की फॉर्म में ऐप्स बिल्ड होती हैं, या फिर आपने सिंपल लॉगिन फॉर्म बिल्डअप किया है, मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा। हाँ, डाटाबेस जो बैकएंड पे क्यूरीज आप इम्प्लीमेंट करते हो कई बार उनमें भी काफ़ी लॉजिकल वे हमें फॉलो करना पड़ता है डाटाबेस वाली साइड पे। यूज़र इंटरफेस वाली साइड पे भी हमें करना पड़ता है अक्सर, यूज़र जहाँ पे कुछ एनिमेशन हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, और कई बार एनिमेशंस के अलावा कुछ ट्रिकी किस्म की एल्गोरिदम्स भी होती हैं, लॉजिक्स। तो एल्गोरिदम को सिर्फ ये इस फॉर्म में मेमोराइज करने की बजाय ये तो बेसिक्स हैं। अगर आपने किसी चीज़ को फॉर्म करना है, ज़रूरी नहीं है कि हर फॉर्म में आपको 10 15 15 20 या 25 25 30 पेजेस की ये एल्गोरिदम इफ एल्स फॉर लूप वाइल लूप की बनानी पड़ेगी। मैं तो इस तरह काम नहीं करता। ये इस तरह ये जो अभी ये बनाई है आपने, इनपुट प्रोवाइड की, ये एक वे है जो आपको गाइड करने का वे है, और जो इसने बताया है ना उसने बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स करके इसको बता दिया है। एक्चुअली में चीज़ें इतनी कम्प्लेक्स नहीं है। ये इस तरह पहले इस तरह करो फिर बाद में आगे मूव कर जो, ये तो एक फ्लो डायग्राम है। तो एल्गोरिदम्स को इस तरह समझाने की बजाय अगर प्रैक्टिकली जब तक वो कोई पर्सन के जहन में खुद कोई आइडिया नहीं आता, एल्गोरिदम कोई पर्सन दूसरे को सिखा नहीं सकता अनटिल कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते कि जी मैं किस तरह कोई टास्क अगर जहन में आता है तो पर्सन अगर खुद प्रैक्टिस करेगा ना तो वो एल्गोरिदम सीख जाता है। तो इसमें ठीक है।